We are live on Facebook. We can start. Okay, fine. Very good evening to all of you. My name is Sumit Sarda, and we are here to discuss Ind AS 116. Leases पढ़ना है हम लोगों को. आप सभी जानते हैं कि ये recently added standard है. काफी ट्रिकी पॉइंट्स है और कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कई बार बोलते हैं कि सर आप कितना भी पढ़ लो ये दो चैप्टर्स, एग्जाम में कुछ तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो नहीं जमेगा. तो ऐसा नहीं है, काफी इजी कंसेप्ट है, इतना भी हार्ड नहीं है. आज इसके लॉजिक को समझेंगे. इसमें रिसेंटली एक अमेंडमेंट है, एकदम रिसेंट अमेंडमेंट है, जो नवंबर 20 के स्टूडेंट्स को तो एप्लीकेबल नहीं होगा, सीधी बात है, पर मई 21 के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है, तो हम वो अमेंडमेंट के ऊपर भी ध्यान देंगे, पर पहले एक इंट्रोड्यूस करेंगे. थोड़ा बहुत हम लोग इंड AS 116 के बारे में पढ़ेंगे, और जहां आप लोगों को लगा कि नहीं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया या कुछ भी हो गया, चैट में एक मैसेज छोड़ दीजिए, डेफिनेटली हम उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे, उसके ऊपर रिवर्ट करेंगे. चलिए, सो आई स्टार्ट विथ लीजेस इंड AS 116. देखिए, लीज होता क्या है अगर हम देखें तो इट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट. पहली बात ध्यान दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आप इसके अंदर में इसे लीज में इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं करेंगे, यानी ओरल बातें कवर नहीं होगी, यहां पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एसेट स्पेसिफिक होना चाहिए. अगर ये सर्विस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो इंड AS 116 के अंदर कवर नहीं आएगा. ठीक है, ये जो इनिशियल पार्ट्स है ना, ये वाले मैं थोड़े से शॉर्ट रखूंगा. कैलकुलेशन वाले पार्ट्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट अल्टीमेटली वो चीज ज्यादा अच्छे से समझना चाहता है. ये सेशन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रहेगा rather देन कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, हाँ कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा ऐसा नहीं है, पर कंसेप्ट को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा. चलिए, तो एक एसेट का होना जरूरी है, एसेट का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. न केवल ये, उसके अंदर टर्म्स डिफाइंड होना चाहिए कि ये सामने वाले को कितने समय के लिए दिया गया है और उसमें कंसिडरेशन क्या है. मतलब अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं और इसमें मैं आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा, मैं आपको कोई कार दे रहा हूं या आपको कोई मशीन दे रहा हूं और मैं इसके बदले में आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा, ये लीज में नहीं आएगा. आपने अपने किसी दोस्त से 2 साल या 3 साल के लिए कोई गाड़ी ले ली या उसका ऑफिस स्पेस ले लिया या कुछ भी ले लिया, ये फ्री में लिया है, इसका किसी तरह का कोई पेमेंट की बात नहीं हुई, वो इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा. सो देयर शुड बी कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर में कवर होता है. इसका रिकॉग्निशन कैसे होगा? आपको रिकॉग्निशन दो पार्ट्स में पढ़ना है. एक तो होता है वो जिसका एसेट है और वो ये एसेट किसी को लीज पे दे रहा है, और दूसरा वो जो इस एसेट को लीज पे ले रहा है, लेसर एंड लेसी. ठीक है, आप में से किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट होगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट में, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, तो दो तरह की पार्टीज होती है, लेसर और लेसी. दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग के अलग अलग तरीके बताए गए हैं. मेरा पहला फोकस लेसी के ऊपर होगा, क्योंकि लेसी की अकाउंटिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. अगर हम लेसर की बात करें तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ लेसीज अकाउंटिंग. सपोज कीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी आपने मुझे सुमित सारडा को लीज पे दी, तो सुमित सारडा यहां पे बन जाता है लेसी. ठीक है, सुमित सारडा यहां पे बन जाता है लेसी. अब सुमित सारडा अपनी बुक्स में इस लीज की अकाउंटिंग कैसे करेगा? आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेट्स से 3 साल तक के मैं आपको हर साल 1-1 लाख रुपए का पेमेंट दूंगा. 3 साल तक हर साल मैं आपको 1-1 लाख का पेमेंट दूंगा. मतलब मैं अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशन लेके बैठा हूं. आपको समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैं अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन लेके बैठा हूं कि आने वाले 3 साल मैं आपको 1-1 लाख रुपए पे करूंगा. मेरा इंटेंशन भी है गाड़ी को 3 साल तक यूज करने का, आपका भी इंटेंशन है कि लीज का पीरियड पूरा का पूरा कंप्लीट करना है. मतलब मैं जानता हूं कि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते से ही मेरे ऊपर 3 साल का ऑब्लिगेशन आ चुका है, 3 साल का ऑब्लिगेशन आ चुका है, और ये 3 साल तक मुझे आपको पेमेंट देना ही देना है. एनी ऑब्लिगेशन, ठीक है, एनी ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश, एनी ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाता है. कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाता है. मतलब मैंने आपसे जब गाड़ी आपसे ली है लीज पे,
तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे आने वाले 3 साल हर साल आपको 1-1 लाख रुपए कैश देना है। यानी मैं अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन लेके बैठा हूं। समझ में आ रहा है? मैं अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन लेके बैठा हूं। इस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को आज जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, लीज कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी दिन हम इसे हमारे बुक्स में अकाउंट फॉर कर देंगे। हम इसे हमारे बुक्स के अंदर में इमीडिएट अकाउंट फॉर कर देंगे। हम यानी फिलहाल मेरे केस में मैं अपने बुक्स में आपको पे करने की लायबिलिटी पूरी की पूरी आज ही बुक्स में दिखा दूंगा। मुझे आपको 3 लाख रुपए देना है, पर एक साथ नहीं देना। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो ये 3 लाख रुपए पूरे के पूरे आज मैं अपने बुक्स में इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 3 साल में देना है, डेफर्ड है, पूरा एक साथ नहीं देना। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ही मैं मेरे बुक्स में एज लाइबिलिटी दिखा दूंगा। आज ही ये पूरा का पूरा अमाउंट मेरे बुक्स में एज लाइबिलिटी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइबिलिटी, ये तो हो गया क्रेडिट एंट्री। मैचिंग कंसेप्ट, क्रेडिट एंट्री आएगी तो डेबिट एंट्री भी आनी चाहिए। डेबिट कहां करें? देखिए, पहले मैंने आपको बताया मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मुझे आपको आने वाले 3 साल 1-1 लाख रुपए करके 3 लाख रुपए देना है, तो ये तो लाइबिलिटी होगी। डेबिट होगा कि भाई मैं पैसे दे रहा हूं तो आपसे गाड़ी भी तो मिली है, उस गाड़ी पे मेरा कंट्रोल है, उस गाड़ी को मैं यूज करने वाला हूँ, उस गाड़ी को मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। हाँ, आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे होंगे कि आप सिटी के बाहर उस गाड़ी को नहीं ले जाएंगे, आप हर साल एक बार उसका मेंटेनेंस कराएंगे, वो सब बातें तो ठीक है, पर बाकी तो हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है कि मुझे आपसे कंट्रोल तो मिल गया उस एसेट का। तो मैं आज ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल कंट्रोल को अपने बुक्स में एज एसेट दिखाऊंगा, एज एसेट। और इस एसेट को बोलते हैं राइट टू यूज एसेट। ठीक है, इस एसेट को बोलते हैं राइट टू यूज एसेट। और यही दो चीजें हमारे रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट में जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने लीज लाइबिलिटी बताया। लीज लाइबिलिटी क्या है? फिक्स्ड पेमेंट फ्रॉम कमेंसमेंट। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट होते ही मुझे फिक्स पेमेंट क्या देना है? हर साल के एंड में 1-1 लाख रुपए, आने वाले 3 साल, ये मुझे आपको पे करना है। रेसिडुअल गारंटी, अगर एंड में मैंने आपको गारंटी दी है कि भाई अगर गाड़ी को कुछ होता है या खराब होती है, उसका मार्केट प्राइस गिर जाता है, तो डिफरेंस का पैसा भी मैं आपको दूंगा। रेसिडुअल गारंटी अमाउंट प्लस एक्साइज प्राइस ऑफ परचेस ऑप्शन। हो सकता है आपने एंड में मुझे ऑप्शन दे दिया कि भाई सुमित सर, आप ना एंड में गाड़ी हमसे खरीद ही लेना, 3 साल बाद खरीद ही लेना। तो मेरे पास ऑप्शन है, एक प्राइस डिफाइन किया होगा, लेट से 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो भी प्राइस डिफाइन हुआ होगा, वो प्राइस पे गाड़ी मैं आपसे खरीद लूंगा। तो ये वाला अमाउंट भी आ गया उसके अंदर में। ठीक है, प्लस टर्मिनेशन पेनल्टी ने, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को अर्ली फोरक्लोज करता हूं, तो अगर मेरा इंटेंशन है तो ये अमाउंट आएगा, अगर मेरा इंटेंशन नहीं है तो ये अमाउंट नहीं आएगा। तो बेसिकली 3 तरह के अमाउंट्स आ रहे हैं। एक, मैंने आपको क्या कमिट किया है पे करने का, हर साल रेंट के तौर पे। मैंने आपको क्या कमिट किया है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैं टर्मिनेट करता हूं तो मैं आपको कितना पे करूंगा। प्लस अगर मेरे पास परचेस ऑप्शन है तो परचेस ऑप्शन। राइट टू यूज एसेट में भी यही सारे अमाउंट आएंगे, पर इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय स्टैंप ड्यूटी चार्ज पे किया होगा या ऐसे कुछ अमाउंट्स पे किए होंगे, ये सारे के सारे अमाउंट्स भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो हो गया हमारा राइट टू यूज एसेट। ठीक है, तो आई होप ये लीज लाइबिलिटी और राइट टू यूज एसेट दोनों की दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा मुझे चैट में मैसेज करके बताइए कि नहीं सर, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं वो आप लोगों को क्लियर करके देता हूँ। बताइए मुझे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मैसेज कीजिए, नहीं तो हम इसका एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रकार का आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड स्पेसिफिक, जो भी लाइव पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, चलिए देखिए, अब एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। Lessee enters into a 10-year lease of property with annual lease payment 50,000 payable in the beginning of each year. Beginning, हर साल की शुरुआत में 50,000 रुपीज पे करना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है 10 साल का। तो 10 साल तक के लिए लेसी के लिए ऑब्लिगेशन हो गया। 10 साल तक लेसी को ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। The lessee has determined appropriate rate of discount to be 5%. अब एसेट को आने वाले 10 साल तक पे करना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हमारी लाइबिलिटी मानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू।
तो ये 50,000 आने वाले 10 साल हर साल आपको पे करना है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए आपकी लीज लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, चलिए इसकी अकाउंटिंग में एक आपके साथ में बोर्ड शेयर करता हूं, उससे मैं आपको बताता हूं कैसा होगा। ओके, आपको 50,000 रुपीज पे करना है हर साल। ये आपको पे करना है फॉर 10 इयर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे फॉर 10 इयर्स एट 5%, आने वाले 10 साल 5% से। पर यहाँ बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज 9 इयर्स और पहला पेमेंट तो इमीडिएट है, इसीलिए वो वाला 50,000 एज इट इज ऐड हुआ, वो वाला 50,000 रुपीज एज इट इज ऐड हुआ, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना। पहला पेमेंट जब बिगिनिंग पे है, कमेंसमेंट पे है, तो उसको तो डिस्काउंटिंग नहीं लगेगी, बाकी सारे पेमेंट्स को लगेगी। और क्योंकि रिकरिंग पेमेंट है, इसीलिए एन्युटी फैक्टर लग रहा है, हर साल पे करना है एन्युटी फैक्टर। तो फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड, ऐसे 9 साल। पहला साल तो यही है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और इसके बाद आने वाले 9 साल, ऐसे 10 साल। तो इसीलिए वहां पे 9 लिखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये एन्युटी फैक्टर डिटरमाइन कर लेंगे। आप सब लोग कैलकुलेटर अगर लेके बैठे हैं तो कैलकुलेटर के अंदर में ये कैलकुलेशन करके देखिए साथ साथ में। ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर में। तो ये आता है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.1078 प्लस 50,000 रुपीज। ठीक है, मेकिंग इट 405,390। ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन बिहाइंड इट। कांट हियर एनीथिंग। बाकी सब लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या साउंड की, और किसी को? साउंड इज ऑडिबल? ओके, वेरी क्लियर। कुमार जी एक बार वापस से एग्जिट करके एंटर कीजिए, शायद कुछ वैसा इशू होगा। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यूइंग, इफ एनी डाउट अप टू दिस कैलकुलेशन मुझे बताइएगा कि यहां तक के कैलकुलेशन में सर कोई बात नहीं समझ में है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा। सो दिस इज लीज लायबिलिटी, दिस इज लीज लायबिलिटी। अब देखा जाए तो इसमें से जो पहला वाला आपका अमाउंट है, वो पहला वाला अमाउंट तो आप पे कर चुके हैं। जो पहला वाला अमाउंट है 50,000 रुपीज, ये 50,000 रुपीज तो आप पे कर चुके हैं। सो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लाइबिलिटी ना, मतलब लाइबिलिटी कैसे है, ये तो पे कर दिया। बाकी का आपके लिए लाइबिलिटी है, 355,390 आपके लिए लाइबिलिटी हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर पार्ट देखें तो लीज लाइबिलिटी 355,390, क्योंकि ये लाइबिलिटी, ये ऑब्लिगेशन है आपके। पर जो राइट टू यूज एसेट है, जो एसेट के ऊपर हमको अधिकार मिले हैं, वो एसेट कितने का है? वो एसेट 405,390 का रहेगा, 405,390। ठीक है, यहां तक के जो मैंने बोला उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, जर्नल एंट्री में बताऊंगा, जर्नल एंट्री का टेंशन मत लीजिए। यहां तक जो बात मैंने बोली उसमें अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो जर्नल एंट्री इज राइट टू यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी में है 3,55,390। ठीक है, कैश आपने इमीडिएट पे किया है 50,000 रुपीज का। टोटल अगर आप देखेंगे तो 405,390, 405,390 ये हो गया आपका राइट टू यूज एसेट। ठीक है, एसेट पे कंट्रोल है इसीलिए एसेट हो गया। और दूसरी तरफ लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी की सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे मैं ये भी बताऊंगा। पर ये बात एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि ये सिर्फ लेसी की बुक्स में हो रहा है, लेसर के बुक्स में नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सीए इंटर में
फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट पढ़ा होगा। लेसी की बुक्स में अब जब आप अकाउंटिंग करते हैं इंड AS 116 में, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल प्लेन वैनिला यही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, इसी कंसेप्ट पे अकाउंटिंग की। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। सो कमिंग बैक, ठीक है, आई होप स्क्रीन विजिबल है। आप यहां देख सकते हैं राइट टू यूज एसेट 405,391, लीज लाइबिलिटी 355,391 एंड 50,000 रुपीज का पेमेंट हो गया। ठीक है, ओके। मॉडिफिकेशन के ऊपर मैं बाद में आता हूं, मैं आपको वापस से वो व्हाइट बोर्ड कंसेप्ट समझाता हूं। अब देखिए, लीज लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे होगी आने वाले सालों में, लीज लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, मैं आप पूरे के पूरे 10 साल तो हम नहीं कर पाएंगे, मैं फर्स्ट ईयर का आपको दिखाता हूँ ज्यादा, और सेकंड ईयर का हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत करंट नॉन करंट बाइफरकेशन वगैरह सब समझ लेंगे हम इसमें। तो लीज लाइबिलिटी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग है 355 391, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। जब तक कि ये साल एंड होगा, हम इस पे इंटरेस्ट दिखाएंगे एट द रेट ऑफ 5%। साल के एंड तक इस पे इंटरेस्ट अक्रू करेंगे, क्योंकि आपने प्रेजेंट वैल्यू लिया ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी इंडेस उठाएं, जब आप डिस्काउंटिंग करते हैं तो कंपाउंडिंग भी होती है। अगर डिस्काउंटिंग लग रहा है तो कंपाउंडिंग भी होगा ही होगा, यानी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी होगा ही होगा। तो ऐसे में हम इंटरेस्ट लेंगे इसके ऊपर 5%। तो इसके ऊपर अगर मैं 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, अगर आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं प्लीज साथ साथ में कैलकुलेट कीजिएगा। तो इंटरेस्ट हो रहा है 17,770, ठीक है, 17,770। अब फर्स्ट ईयर में वैसे देखा जाए तो अब कोई पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट अब नेक्स्ट ईयर में होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा ऑल्टर कर देता हूं। सो आई कैन से कि जो क्लोजिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट तो हुआ नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो जो क्लोजिंग है इट विल बी 355,391 प्लस 17,770, मेकिंग इट 373,161। ठीक है, 373,161। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। सेकेंड ईयर में आप सबसे पहले तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये पेमेंट करेंगे 50,000 रुपीज का। ठीक है, 50,000 रुपीज का इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा, तो उतने से लाइबिलिटी कम हो गई, उतने से इस साल की लाइबिलिटी आपकी कम हो गई। तो मैं एक बार का 50,000 माइनस करके आपको बता देता हूं। माइनस करने के बाद में ये अमाउंट हो रहा है 323,161। नाउ फॉर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फॉर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये लाइबिलिटी पूरी आउटस्टैंडिंग थी साल के एंड तक, 323,161 साल के एंड तक ये अमाउंट आपके लिए आउटस्टैंडिंग था। तो इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%। ये अमाउंट पे निकालना है, ये याद रखिएगा, 16,158। ठीक है, 16,158। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 16,158। तो टोटल हो जा रहा है 339,319, 339,319 बीइंग द लायबिलिटी। सवाल उठता है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है, मतलब इस अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैसे। जैसे ये वाला अमाउंट है, ये हमारी ईयर एंड की लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी को हम हमारे बुक्स में दिखाएं तो दिखाएं कैसे, मतलब ये क्या, ये नॉन करंट लायबिलिटी है पूरा,
क्या एक करंट लाइबिलिटी है पूरा, इसका प्रेजेंटेशन आएगा। देखिए करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो आने वाले 12 महीने में सेट ऑफ होने वाली, और नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो 12 महीने बाद सेट ऑफ होगी। ये जो 373161 है, इसमें से 373161 इसमें से आपको पता है 50,000 नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही पे ऑफ हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ही 50,000 पे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जब हम बैलेंस शीट में इस लाइबिलिटी को प्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे इसमें से करंट अमाउंट है 50,000, क्योंकि वो तो इमीडिएटली पे ऑफ होने वाला है, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही पे ऑफ हो जाएगा। और जो बाकी का अमाउंट है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, बाकी का अमाउंट नॉन करंट लाइबिलिटी है। 50,000 माइनस करने के बाद 289,319, ये 289,319 को हम नॉन करंट लाइबिलिटीज दिखाएंगे, ठीक है। बताइए ये प्रेजेंटेशन को लेके कोई डाउट किसी को भी? इस प्रेजेंटेशन को लेके किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि सर कंफ्यूजन है इसमें लेके। 12 महीने के अंदर जो पेमेंट होगा, सीधी बात है, अगर पेमेंट ऑफ होके खत्म हो रहा है तो वो करंट कहलाता है, बाकी के अमाउंट को नॉन करंट कहा जाएगा, जो अमाउंट 12 महीने बाद सेट ऑफ होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है कि इमीडिएट बेसिस पे पे होने वाला है 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसीलिए वो करंट है, बाकी पूरा नॉन करंट, ठीक है। सो दोज हु आर विथ मी ऑन जूम, कोई डाउट प्लीज मैसेज कीजिए। क्योंकि अगला कंसेप्ट जो देखेंगे वो इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा, हम लीज मॉडिफिकेशंस के ऊपर जाने वाले हैं। लीज मॉडिफिकेशंस इसीलिए क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लीज मॉडिफिकेशंस की तरफ चलूंगा। नॉन करंट लाइबिलिटी शुड बी 73161 minus 50,000, isn't it? 373,161, हाँ हाँ, अच्छा मैंने 339 से माइनस कर दिया, ओके ओके, आप सही बोल रहे हैं, मेरा सब्ट्रैक्शन गलत हो गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 323,161, करेक्ट करेक्ट, 323,161, ठीक है। 323,161 हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगा, 373,161 के दो स्प्लिट्स, ओके ओके, थैंक यू दीपिका जी। सो दिस इज द इनिशियल कैलकुलेशन। नाउ मूविंग अहेड, मैं मॉडिफिकेशंस की तरफ आता हूं, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, ठीक है। वेट वेट, मॉडिफिकेशंस मतलब अगर लीज के टर्म्स आपने किए मॉडिफाई, मतलब क्या, मैंने एक, अब प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, ठीक है, जगह रेंट पे ली है, तो जो जगह आपने रेंट पे लेके रखी है, एक मिनट रुकिए, मेरा जरा चैट बॉक्स यहाँ पे थोड़ा सा गायब हो गया, मैं कौन कर देता हूँ, ओके। अब देखिए आपने अगर कोई जगह किसी से लीज पे लेके रखी है, तो जगह जब आप किसी से लीज पे लेते हैं तो हो सकता है कि आप उसे बोलें कि यार थोड़ी और जगह दे दे, तो आप स्कोप ऑफ लीज बढ़ा रहे हैं। या हो सकता है आप उसे बोल दो कि यार एग्रीमेंट 5 साल का है लेट से, और उसे 2-3 साल से बढ़ा दो, तो आप लीज के टर्म को एक्सपैंड करने की बात कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसे बोलें कि टाइम पीरियड कम कर दो, इतने, अब 5 साल का काम नहीं है, सिर्फ 3 साल का काम है, तो टर्म थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या ये हो सकता है आप उसे बोले कि भाई इतनी बड़ी जगह मैंने लेके तो रखी है पर अब इसका कुछ काम नहीं है, तो मुझे इससे थोड़ी कम जगह रेंट पे दे दे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के दौरान दो चीजें हुई, या तो लोगों ने रेंटल स्पेस कम किया, टाइम पीरियड कम किया, या कुछ लोगों ने रेंटल स्पेस, रेंटल की जगह बढ़ाई भी, क्योंकि बहुत लोगों का काम भी बढ़ा, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलेटेड बिजनेसेस बढ़े, तो लोगों ने जगह एक्स्ट्रा भी ली और टाइम भी, ड्यूरेशन भी बढ़ाया। सो दिस इज वन टाइप कि लोगों ने ऑल्टर किया। और दूसरा ऑल्टरेशन था
कि भाई हम ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, फोर्स मेजोर जो आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो रेंटल को कम कीजिए, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं इसीलिए रेंटल को कम कीजिए। सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर हियर, ठीक है। दो तरह की चीजें हुई, या तो रेंटल फ्लैटली कम हो गया विदाउट एनी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, जगह भी उतनी है, ड्यूरेशन भी उतना ही है, रेंटल कम कर दिया गया कुछ समय के लिए, या फिर आपने जगह भी चेंज की, कम किया है जगह या बढ़ाई है जगह। तो अगर ऐसा करते हैं तो लीज लाइबिलिटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, ये ध्यान रखिए। मैं अभी भी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। हम लेसर के कंसेप्ट के ऊपर अभी तक नहीं आए, मैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पूरा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं ये कंसेप्ट को आपको समझाता हूँ। वैसे थियरी मैंने लिख के रखी है, पर थियरी मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं इस चीज को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ठीक है, कुछ भी रहेगा तो मुझे पूछिएगा। एंटिटी ए हैज 10-year lease, 5,000 square meter of office space, एनुअल रेंट 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड पे 1 लाख रुपए आपको पे करना है, ठीक है। पिछला एग्जाम्पल बिगनिंग ऑफ द ईयर था, यहाँ एंड ऑफ द ईयर है, नॉर्मल एग्जाम्पल। द रेट यूज फॉर डिस्काउंटिंग इज 6%। 6%। At the beginning of year 7, entity A and the lessor amend the lease by extending it by additional 4 years। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ स्कोप चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्कोप को इंक्रीज कर रहे हैं, कितने से 4 साल से बढ़ा रहे हैं यहाँ पे स्कोप को, ठीक है। यानी ऑलरेडी बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 है तो ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। 7th ईयर के बिगिनिंग में आप बोल रहे हैं इसे और 4 साल से बढ़ा दो, यानी ऑलरेडी 4 साल है, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, 4 साल है, उसके अलावा और 4 साल बढ़ा दीजिए, टोटल लीज का टेन्योर अब 8 साल कर दीजिए। समझ में है? यानी यहां आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लीज का स्कोप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली आप लीज का स्कोप इंक्रीज कर रहे हैं। सो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन स्कोप, तो क्या होता है, ये स्टैंडर्ड बोलता है कि मान लो कि ये एक सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी सेपरेट बेसिस पे अकाउंटिंग करो। लीज इज मॉडिफाइड, उस स्कोप को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के वो सेपरेट बेसिस पे उसकी अकाउंटिंग करो। इनिशियल रिकॉग्निशन अब मैं वापस कैलकुलेट नहीं करता, कैलकुलेटेड है इस क्वेश्चन में, मैं आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे हुआ होगा, 1 लाख रुपए 10 साल प्रेजेंट वैल्यू, 1 लाख रुपए 10 साल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। क्या रेट से निकाला गया होगा, 6% के रेट से निकाला गया होगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल लीज के बारे में पहले कुछ बताता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है, चलिए मैं फटाफट आपको वैल्यूज बता देता हूँ, फिर वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपने क्या किया, 1 लाख रुपीस को प्रेजेंट वैल्यू निकाला 10 साल 6% से, ठीक है। 7,36,000 रुपीज, ठीक है। मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 7,36,000 रुपीज आता है इसका वैल्यू। अब हुआ क्या, आपने अकाउंटिंग करते समय 7,36,000 पे हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया एट 6%, हर साल इसके ऊपर 6% से आप इंटरेस्ट दिखाते चले गए, ठीक है। ये मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, फिर मैं फाइनल वैल्यूज पे चले जाऊंगा। और आपने हर साल इसमें एंड में पेमेंट हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रहा है, इसलिए पेमेंट बाद में है, पेमेंट पहले नहीं है, अनलाइक प्रीवियस एग्जांपल। 1 लाख रुपए के लीज रेंट का आपने पेमेंट दिखाया, ठीक है, 1 लाख रुपए के लीज रेंट का पेमेंट दिखाया। तो फाइनली अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो 7,36,000 में 44,160 ऐड हुआ और 1 लाख रुपीज माइनस हुए, मेकिंग इट 6,80,160। ऐसे ही सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और 6th ईयर के एंड तक हुआ, ऐसा 6th ईयर के एंड तक हुआ। और 7th ईयर के बिगिनिंग में कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा है, 7th ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है।
तो 7th ईयर के बिगिनिंग तक के यही चलते चलते जो वैल्यू आई 7th ईयर का बिगिनिंग, ठीक है ना, तो 7th ईयर का अमाउंट माइनस नहीं हुआ, 6 साल के अमाउंट माइनस हुए, वो वैल्यू आपकी आई। एक मिनट मैं फटाफट निकाल देता हूं, फिर आपको वो शीट से मैच करवा के दे दूंगा। $3,46,498 आ रहा है मुझे, ठीक है, 3,46,498। इस दिन आपने क्या किया, इस दिन आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को किया रिवाइज, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ 346,591 दिखेगा आपको वैल्यू, 346,591, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाऊं तो ये 3,46,591 का वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। नाउ हाँ, सो नाउ व्हाट हैपेंड, इस दिन आपने लीज को किया रिन्यू, इस दिन आपने किया लीज को रिन्यू, और रिन्यू होने के कारण बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 आपका टाइम ड्यूरेशन और 4 साल से बढ़ गया, और जिस दिन आपने रिन्यू किया उस दिन का रेट था 7%, ठीक है। कांट सी पीपीटी, आपको पीपीटी नहीं दिख रहा है, ओके वेट, हाँ लीजिए, ओके ओके। देखिए, अब 7th ईयर में आपने क्या किया, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को किया रिन्यू फर्दर 4 इयर्स के लिए, तो 4 साल नए वाले और यानी 4 साल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, 7th 8th 9th 10th, और फर्दर 4 इयर्स, 8 साल। तो ये 8 साल को आपको करना क्या है, ये 8 साल को हम वापस एक बार इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, पर अब प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी डिस्काउंट रेट यूजिंग मॉडिफिकेशन डेट। अब देखिए, जो डिस्काउंट रेट होता है ये कहाँ से आता है, ये एसेट स्पेसिफिक होता है। जैसे आज आप मार्केट में गए, कोई कार आपको लोन पे लेना है, तो शायद आज का रेट 9% हो, पर आप 2 महीने बाद चले जाइए, वो रेट बदल जाएगा, 9.5% या 8.5% हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वो एसेट स्पेसिफिक रेट होता है। वहीं आप कोई घर लेने जाएंगे तो रेट थोड़ा सा कम रहेगा, टू व्हीलर लेने जाएंगे रेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ऐसे रेट एसेट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेट एसेट स्पेसिफिक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो रेट चेंजेस लेटर ऑन, पर हम जब नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं लीज की, हम ये रेट्स को चेंज नहीं करते, नॉर्मली ये रेट्स चेंज नहीं किए जाते। पर आगे जाके अगर मार्केट रेट चेंज होता है और आपने लीज को मॉडिफाई किया, तो जिस दिन मॉडिफाई किया उस दिन के रेट के बेसिस पे हम लोग रिकैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के कारण मॉडिफाई करने के कारण आपको 7% उस दिन रेट दिख रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, हम 7% से रीडिस्काउंट करेंगे वैल्यूज को, 7% से रीडिस्काउंट करेंगे। अब मैं आपको राइट टू यूज एसेट की भी अकाउंटिंग बताऊंगा इस एग्जांपल के साथ, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर व्हाइट बोर्ड, वेट अ मिनट, इस दिन मैं 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू वापस निकाल रहा हूं, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाइए।
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 7% नाउ फॉर 8 years, ये वाले 4 साल 7th 8th 9th 10th और 11 12 13 14 ऐसे टोटल 8 साल। तो ये हो जाएगा, हम एक बार रिकैलकुलेट कर लेंगे इस दिन। $5,97,129, 5,97,129। तो हम क्या करेंगे, हम ये लीज लाइबिलिटी हमारे बुक्स में दिख रही है, हमने रिकैलकुलेट किया और हमने डिटरमाइन किया कि अब लीज लाइबिलिटी इतनी होनी चाहिए, तो हम हमारी लीज लाइबिलिटी को इतने से इंक्रीज कर देंगे। हमारी लीज लाइबिलिटी जो कि पहले आ रही थी 3,46,498, अब वो हो गई 497,129, 497,129। तो हमने लीज लाइबिलिटी को बढ़ा दिया क्योंकि स्कोप और 4 साल से बढ़ गया है। तो जितने से बढ़ गया है उतने से हम लोग लीज लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज सेम टू सेम उतना का उतना इंक्रीज हमारा राइट टू यूज एसेट में होगा। ठीक है, उतना का उतना राइट टू यूज एसेट में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो दोनों का डिफरेंस है 2,50,631, 2,50,631। आई होप पीपीटी आपको दिख रहा होगा। पीपीटी में भी हमने यही अमाउंट्स लिख के रखे हैं। देखिए 2,50,000, यहाँ 619 है, 250,619 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हमने 631 कैलकुलेट किया, माइनर डिफरेंस। ठीक है, पीपीटी विजिबल है ना? नहीं दिख रहा? एक मिनट रुकिए। अब ओके ओके, सो हमने जो कैलकुलेशंस किए थे 2,50,619 या 631 हमने किया था, ये यहाँ पे देखिए आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड करके लिखा हुआ है, वहां पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, न्यूली रीमेजर्ड लाइबिलिटी, प्रीवियसली कैरीड लाइबिलिटी, 250,619 वहां पे हमने डिफरेंस निकाल के रखा है। ठीक है, लीज मॉडिफिकेशन को लेके अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, चैट में बताइए मुझे, तो मैं थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ फिर उस पर। ठीक है, मैं जरा अपना व्हाइट बोर्ड वापस लेके आता हूँ। सर वाई जस्ट 8 years, वाई रिकैलकुलेट ऑन 14 years? ओके, देखिए सानिया जी ने एक सवाल पूछा है कि सर 8 साल क्यों, 14 साल क्यों नहीं? ओरिजिनल 10 years प्लस 4 years। देखिए आपके ओरिजिनल टर्म के ऑलरेडी 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 years ऑफ द सेम। तो अब बचे 4 साल, आप 7th ईयर पे लीज मॉडिफाई कर रहे हैं, 7th ईयर की बिगनिंग में। सो जिस दिन हम मॉडिफाई करते हैं उस दिन रिकैलकुलेशन होता है, उस दिन रिकैलकुलेशन होता है। सो इट वाज बैलेंस 4 years प्लस एडिशनल 4 years, मेकिंग इट टोटल 8 years। जो ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है उसे चेंज नहीं करना, उसे रिवाइज नहीं करना है। दिस वाज नॉट एन एरर, हमसे कोई गलती नहीं हुई, जो पहले के 6 साल जो हो चुके हैं उसे भी रिवाइज करें, उसे रिवाइज नहीं किया जाएगा, बाकी पूरा का पूरा हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। मैं राइट टू यूज एसेट के ऊपर आता हूं कि राइट टू यूज एसेट के केस में क्या होगा। और भी कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा प्लीज। दैट मीन्स प्रोस्पेक्टिवली, यस यस, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होता है इन सभी केसेस में। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो प्रोस्पेक्टिव करते हैं। ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट टू यूज एसेट का यहाँ पे क्या हुआ होगा, व्हाट वाज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राइट टू यूज एसेट। तो देखिए ओरिजिनली हमने इस एसेट को हमारे बुक्स में दिखाया था, वेट वेट, हाँ 7,36,000 रुपीज पे हमने ओरिजिनली इस एसेट को हमारे बुक्स में दिखाया था। तो राइट टू यूज एसेट भी ओरिजिनली उतने का ही दिख रहा होगा, राइट टू 7,36,000।
आप इसके ऊपर चार्ज करते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन। अब एक बात ध्यान रखिए, राइट टू यूज एसेट पे आप कंपनीज एक्ट वाला डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीसिएशन लगेगा, स्ट्रेट लाइन। यानी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल में डेप्रीशिएट कीजिए। हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस एसेट का जो यूजेज है वो यूजेज हम ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स नहीं करने वाले हैं, हम मतलब कंसिस्टेंटली नहीं करने वाले हैं, इनिशियली थोड़ा सा ज्यादा यूजेज होगा, बाद में कम, सो यू मे चेंज द मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन। पर यहाँ बेसिकली अमोर्टाइजेशन हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा, वैसे तो जनरली एसेट पे कंसिस्टेंट यूजेज रहता है। सो विच इज 73,600 ऑफ डेप्रीसिएशन एवरी ईयर, 73,600 of depreciation every year. Please explain ROU asset in brief. हाँ कुमार जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमारा जो एसेट है हमने क्या किया, हमने लीज लाइबिलिटी दिखाई, अब हमारे पास कंट्रोल है उस एसेट का। सो सिंस यू हैव द कंट्रोल ऑफ द एसेट और आपने लीज लाइबिलिटी दिखा के रखी है, उतने ही अमाउंट का हमने राइट टू यूज एसेट दिखाया। इनिशियली हमने इस दिन जर्नल एंट्री पास की थी, राइट टू यूज एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। सो व्हाट इज राइट टू यूज एसेट? कंट्रोल ओवर लीज्ड एसेट, और कुछ नहीं है वो, और कुछ नहीं है वो। हम डिटरमाइन लीज लाइबिलिटी कर रहे हैं, टू बैलेंस द एंट्री ऑफ लीज लाइबिलिटी हम डेबिट करते हैं राइट टू यूज एसेट। राइट टू यूज एसेट इज शोन सेपरेटली, वैसे तो आप उसे टेंजिबल एसेट्स के कॉलम में भी दिखा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसे अलग से दिखाते हैं, सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ करेक्ट प्रेजेंटेशन। टेंजिबल एसेट्स के अंदर भी दिखा सकते हैं, बट इट इज बेटर कि उसे अलग से दिखाया जाए फॉर अ क्लैरिटी पर्पस, ठीक है। तो इंडिया से अलाउ करता है कि आप उसे टेंजिबल एसेट्स के साथ दिखा दो। सो 73,600 हम उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उसके ऊपर हर साल इक्वल डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, तो 7,36,000 ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, हर साल 73,600 का डेप्रीसिएशन। कमिंग बैक टू मॉडिफिकेशन, 7th ईयर के बिगिनिंग तक 6 साल हो चुके थे, यानी ये एसेट 6 साल के लिए डेप्रीशिएट हो चुका था, 6 साल तक का डेप्रीसिएशन आप चार्ज कर चुके थे, यानी ये एसेट हमारे बुक्स में राइट टू यूज एसेट बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 दिख रहा था 7,36,000 माइनस 73,600 इंटू 6, ठीक है, मेकिंग इट 2,94,400, 2,94,400। कुछ भी कंफ्यूजन होगा यहाँ तक के तो बोलिएगा। कुमार जी, आपका ये जो आपने आरओयू इन ब्रीफ बोला था, आई होप इट इज आंसर्ड, ठीक है। आपको अगर उसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, एसेट हमारे बुक्स में दिख रहा था 294,400। अब क्या हुआ, आपने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके आपने लीज लाइबिलिटी बढ़ा दी, आपने जितने से भी लीज लाइबिलिटी बढ़ाई है, जो भी अमाउंट से आपने लीज लाइबिलिटी बढ़ाई है, उतने से ही हम राइट टू यूज एसेट की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। यानी ये वाला जो अमाउंट आपने राइट टू यूज एसेट का निकाला, ये भी इस अमाउंट से फ्लैटली बढ़ जाएगा, उतने से इंक्रीज कर दिया जाएगा 250,631 के अमाउंट से, ठीक है। सो मेकिंग इट 29,440 प्लस 250,631 545,031, ठीक है। राइट टू यूज एसेट दिखेगा 545,031, और ये रिमेनिंग 8 इयर्स, टर्म चेंज हो गया, 4 साल, 7th 8th 9th 10th ईयर, और आगे के 4 साल, 8 इयर्स में ये डेप्रीशिएट हो जाएगा या अमोर्टाइज हो जाएगा, आप जो भी बोल सके, ठीक है। ये उस बेसिस पे आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। आई होप मॉडिफिकेशन का पहला पार्ट, चेंज इन स्कोप, इंक्रीज इन स्कोप क्लियर होगा, तो मैं डिक्रीज इन स्कोप की तरफ जाऊंगा। फिर अगर इंक्रीज इन स्कोप आप लोगों को क्लियर होगा तो मैं डिक्रीज इन स्कोप की तरफ चलता हूँ, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक कंफ्यूजन होगा इस चीज को लेके, राइट टू यूज एसेट का एडजस्टमेंट मैंने अभी बताया, तो मुझे बोलिएगा, उसे भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। Okay. Now moving ahead, to the next example. आई थिंक ये डिक्रीज इन स्कोप है, नहीं तो मैं दूसरा वाला एग्जांपल देखूंगा। सर इस पर हमेशा एसएलएम लगेगा? यस, इस पे हमेशा आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे। राइट टू यूज एसेट पे हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड लगता है। सम केसेस वे यू फील कि एसेट को इनिशियली ज्यादा यूज किया जाएगा और बाद में कम, तो आप डब्ल्यूडीवी लगा सकते हैं,
या वो एसेट्स के ऊपर डिफाइंड है कि कितने यूनिट्स करना है वो बेसिस पे। पर देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। वो कंपनीज एक्ट के डिप्रिसिएशन वाले रेट्स हम राइट टू यूज एसेट पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। ओके, यहां पे देखिए, लेसी एंटर्स इनटू अ लीज ऑफ 10 years 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद लेसर एंड लेसी एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज टर्म फॉर रिमेनिंग 5 years। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल पे ला रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग 5 years टू रिड्यूस द लीज पेमेंट फ्रॉम 1 लाख टू 95,000। अब ये हमारा इस कोरोना के दौरान हुआ है कि एक्चुअली लीज रेंट्स कम कर दिए गए। वैसे तो थोड़े से ही समय के लिए कम किए गए थे, बट कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि इसे फर्दर रिड्यूस किया गया। मतलब फर्दर रिड्यूस किया गया इन द सेंस, कुछ लोगों ने साल साल भर के लीज कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यूज को कम करा दिया, कुछ लोगों ने 4 महीने का ही लीज रेंट कम कराया, कुछ लोगों ने तो जगह ही छोड़ दी। मतलब उन जगहों पे लीज के एग्रीमेंट्स ही कैंसिल कर दिए और जगह कम कर दी। वेट अ मिनट, ये मैं स्क्रीन थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लीज रेंट आप देख सकते हैं कि 95,000 कर दिया गया। 1 लाख रुपीज से 95,000 कर दिया गया। The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. Lessee's incremental borrowing rate at commencement date is 6%. Lessee's incremental borrowing rate at the beginning of year 6 is 7%. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो आपने नॉर्मल 1 लाख रुपीज के लीज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे डिस्काउंट करके वो एसेट को अपने बुक्स में दिखा दिया। 5 साल बाद हो रहा है मॉडिफिकेशन, सो देयर इज नो चेंज इन स्कोप, जस्ट रिडक्शन इन लीज प्राइस। जस्ट रिडक्शन इन लीज प्राइस। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में 100% एडजस्टमेंट, 100% एडजस्टमेंट राइट टू यूज एसेट के अगेंस्ट ही होता है। ये जितना भी रिविजन हुआ ना, चेंज इन प्राइस का जितना भी इंपैक्ट होता है, ये पूरा का पूरा इंपैक्ट आपके एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट ही किया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। वेट अ मिनट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो मुझे बोलिएगा। अब इस क्वेश्चन की वैल्यू सेम है, तो 7,36,000 ही आने वाला है, उसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 हो गया, बस बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 की जगह बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 हो गया। तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 तक के वैल्यू क्या आ गई होगी, ये मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं। मैं वहां तक के हम लोग अभी कैलकुलेशंस के पीछे ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे। ठीक है, रेट ऑफ भी सेम था 6%। 4,21,225, 4,21,225, दिस वाज द वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6। 5 साल हो गए, 6th ईयर के बिगिनिंग में ये एसेट आपकी बुक्स में दिख रहा था 4,21,225 पे। ठीक है, इस दिन आपने क्या किया, आपने रेंट को रिड्यूस कर दिया 95,000 पे, 1 लाख से 95,000। रिमेनिंग पीरियड सेम 5 साल,
सब कुछ सेम, बस रेंट रिड्यूस होके 95,000 कर दिया। और इस दिन का डिस्काउंट रेट 7% था, तो आपको 7% को ही दिमाग में रख के कैलकुलेशंस करने। तो अब क्या होगा, 95,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7%, बचे हुए 5 साल, 7% बचे हुए 5 साल। ठीक है, ये हम रिवाइज कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगर मैं ये डिटरमाइन करूं, आप लोगों के पास अगर कैलकुलेटर है तो ये साथ साथ में सॉल्व कीजिएगा। ये वैल्यू आ रही है 3,89,590। ठीक है, 3,89,590। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी लीज लाइबिलिटी को इतने से कम कर देंगे, इतने से कम कर देंगे। जितना भी आपका ये अमाउंट में रिडक्शन हुआ है, इतने से लीज लाइबिलिटी को कम कर देंगे। माइनस 389,519 31706। और इसका दूसरा इंपैक्ट राइट टू यूज एसेट में ही लेंगे। मतलब अगर जर्नल एंट्री में बताऊं तो लीज लाइबिलिटी डेबिट, आपको नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? बाकी सबको, अच्छा किसी को बोर्ड ही नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? ओके ओके ओके। बीच में कहीं पे भी कुछ नया ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो बता दीजिएगा, थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज बीच बीच में चलते रहते हैं, बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला, ये 736 बिगनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू थी। 5 साल हो गए, 6th ईयर के बिगिनिंग में आपने लीज रेंट को रिड्यूस करके 95 कर दिया। ये 736 अकाउंट हो के, मतलब उसमें हर साल 6% का इंटरेस्ट ऐड किया, 1 लाख माइनस किया, ऐसे 5 साल बाद 6th ईयर के बिगिनिंग में ये 421,225 हो गया, 421,225। इस दिन आपने क्या किया, इस दिन आपने 95,000 के हिसाब से जो रिड्यूस रेंट है विद न्यू इंटरेस्ट रेट 7%, आपने इसकी वैल्यू डिटरमाइन की। ये वैल्यू आई 389,519। ठीक है, 95,000 के हिसाब से आपने ये वैल्यू डिटरमाइन की। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। 95,000 रुपीज का रेंट, रिमेनिंग 5 इयर्स, डिस्काउंटेड एट न्यू डिस्काउंट रेट 7%, क्योंकि लीज मॉडिफाई हो गया, लीज मॉडिफाई हो गया, चेंज इन स्कोप नहीं है पर हाँ लीज मॉडिफाई हो गया 7% के हिसाब से। तो ये हो गया 389,519। तो क्या हो गया, 421,225 से 389,519, देयर इज अ रिडक्शन। कितना रिडक्शन है, 31706। 31706 हम क्या करेंगे, लीज लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे टू राइट टू यूज एसेट, 31706 से ये कम हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को तो प्लीज बोलिए, मुझे मैसेज कीजिए किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो। ये जर्नल एंट्री में राइट टू यूज एसेट का क्या हुआ, कितने पे दिख रहा था, मैं वो भी कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, वो कैलकुलेशन पे भी मैं आने वाला हूँ। ओके, देखिए राइट टू यूज एसेट ओरिजिनली दिख रहा था 7,36,000 पे ओरिजिनली। फिर क्या हुआ, इसे 10 साल में डिप्रिशिएट करना था, 5 साल हो गए, 5 साल डिप्रिशिएट होके इसकी वैल्यू हो गई 3,68,000, यानी 6th ईयर के बिगिनिंग में इसकी वैल्यू थी 3,68,000। आपने क्या किया, आपने इतने अमाउंट से राइट टू यूज एसेट की वैल्यू को कम कर दिया, 31706। तो ये हो गया 336,294। अब ये 336,294 डेप्रिशिएट होगा आने वाले 5 साल, रिमेनिंग 5 इयर्स। ठीक है, बचे हुए 5 साल इस तरह से इसका डेप्रिसिएशन होगा। आप में से कोई May 21 या उसके आगे के अटेम्प्ट का स्टूडेंट है यहाँ पे? कोई जिसका अटेम्प्ट May 21 या उसके बाद आने वाला है, ऐसा कोई है यहाँ पे? या आप सब November 20 के ही स्टूडेंट्स हैं? ओके, अब देखिए इसमें अमेंडमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसके अंदर में एक अमेंडमेंट आता है। नहीं,
अर्पण कुमार जी, मैं बिल्कुल दुआ करूंगा कि आप पास हों, आप फेल ना हो। ठीक है, तो ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल पास होंगे, क्यों नहीं पास होंगे। और 8 मार्क तो आज ही अश्योर हो रहे हैं। लेसी की लाइबिलिटी का अकाउंट का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली एग्जाम में। नया स्टैंडर्ड है, पहली बार पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लीज मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट उठाया। इसके पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था बेस वाला, एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो डेफिनेटली जमेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जमना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं, प्रैक्टिकली समझ लीजिए, आपका अगर इस बार अटेम्प्ट है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लीजिए। यही वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं। इंड एस के अंदर में अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट यानी इंड एस के बेयर टेक्स्ट में नहीं है, ये अलग से नोटिफिकेशन। उन्होंने ये ऑप्शनल अमेंडमेंट है, कंपलसरी अमेंडमेंट ऑप्शनल, कि अगर आप मैं ये कहूंगा कि जून 21 तक आपको रिडक्शन मिला है, देयर इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अंदर में आपको जो डिडक्शन मिला है वो डिडक्शन सिर्फ जून 21 तक के रेंट के लिए। इसमें कोई स्कोप चेंज नहीं है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई स्कोप चेंज नहीं है। हमने जगह बढ़ाई भी नहीं, हमने जगह कम भी नहीं की, हमने टेन्योर लाइफ बढ़ाया भी नहीं, हमने लाइफ कम भी नहीं किया, सिर्फ प्राइस चेंज हुआ है। 1,95,000, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये पकड़ लीजिए। अगर ये डिस्काउंट सिर्फ जून 21 तक के रेंट के लिए है, सिर्फ, अगर उसके आगे भी डिस्काउंट दिया गया है तो ये अमेंडमेंट आपको बेनिफिट नहीं देगा। ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप सिर्फ जून 21 तक के डिस्काउंट मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्काउंट जून 21 तक के है तो ऐसे में ये जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है ये पूरा का पूरा आप पीएनएल में डाल दीजिए, राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट मत कीजिए। पूरा का पूरा पीएनएल में डालिए, राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट मत कीजिए। एक बार सिर्फ वर्डिंग सुन लीजिए, मैं आपको पूरा लिखा के दूंगा कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, अब यहां डिस्काउंट, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट 4 साल का है, तो ये तो जून 21 के भी आगे हो गया, 4 साल हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप ये अमेंडमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको अलाउड नहीं है बेनिफिट लेना। पर अगर ये सिर्फ जून 21 तक होता तो ये बेनिफिट मिलता। तो ये बेनिफिट कब मिलता, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसकी अकाउंटिंग कैसे होती। हमारी बुक्स में ये एसेट दिख रहा, ये लीज लाइबिलिटी दिख रही थी 421 225 की, 6th ईयर के बिगिनिंग में कितने की दिख रही थी, 421 225। ठीक है, तो लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग 6th ईयर पे है 421 225। हम इस पे इंटरेस्ट जैसे पहले दिखा रहे थे वैसे ही दिखाएंगे 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से। तो 421 225 पे अगर मैं 6% की बात करूं तो 25274, 25274। रीपेमेंट की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल आप जो लीज रेंट दे रहे थे वो 1 लाख के हिसाब से, मैं यहाँ 1 लाख लिख रहा हूँ, हो गया है वो 95,000। मुझे लिखने दीजिए एक बार का 1 लाख, मैं समझाता हूँ आपको क्या होगा। तो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा 421 225 प्लस 25274 माइनस 1 लाख 346,499, 346,499। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। आप लिखेंगे इंटरेस्ट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 25274, रेंट रिड्यूस हो गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, रेंट रिड्यूस हो गया है, रेंट को हमने 95,000 कर दिया है। पहली एंट्री ये एज इट इज, एंट्री में कोई चेंज नहीं। दूसरी एंट्री, जब पेमेंट हो रहा है तो मैं लीज लाइबिलिटी को डेबिट करता हूं, मैं लीज लाइबिलिटी को पूरे 1 लाख से डेबिट करूंगा, पूरे 1 लाख से। पर मैं पेमेंट कर रहा हूं सिर्फ 95,000 का, पेमेंट हो रहा है सिर्फ 95,000 का, तो इसलिए जो डिफरेंस है वो पी एंड एल में डाल दीजिए। जो 5,000 का डिफरेंस है वो पी एंड एल में डाल दीजिए और फिर इसे क्लोज कीजिए। यानी जो भी डिफरेंस आ रहा है वो पूरा पी एन एल में डालेगा। दिस इज द अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट नवंबर 20 के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, पर May 21 एंड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और प्रैक्टिकली आप में से जो भी इंडिया से इंप्लीमेंट कर रहा है उन सभी के लिए ये अमेंडमेंट बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा मेजर अमेंडमेंट लाया गया, एक रिलीफ लाया गया। क्यों रिलीफ लाया गया, इट इज बेटर कि आप पूरा लीज रेंट, अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनुअल रेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां तो मंथली रेंट्स होते हैं, तो पूरा लीज रेंट आप रिवाइज करके रिकैलकुलेट करते थे, उससे दिस इज मच बेटर कि मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करके सिर्फ जो डिफरेंस है, जितना भी मुझे बेनिफिट मिला है उस बेनिफिट को पीएनएल में डाल देता हूँ।
तो मेरे पुराने कैलकुलेशन जैसे चल रहे थे वो चलते रहते हैं, और जो भी मुझे बेनिफिट मिला, कंसेशन मिला, वो कंसेशन इमीडिएटली पीएनएल में चला जाता है। ये अमेंडमेंट को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए। आप में से किसी को भी अगर इस अमेंडमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए कि नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत होगी तो। बट रिमेंबर दिस इज ओनली अप टू जून 21, यानी अगर ऐसा केस हो रहा है कि डिस्काउंट दिसंबर 21 तक मिला है, लेट्स से डिस्काउंट दिसंबर 21 तक के मिला है, तो आप इस अमेंडमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा, ये अमेंडमेंट ऑप्शनल है, ये अमेंडमेंट कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल अमेंडमेंट है। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए, दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इंडियाज 116। कुछ बातें और मैं आपको अपने कोर्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि देयर आर एफआर रेगुलर, आप ले सकते हैं सीए क्लब इंडिया के अंदर में। आप एफआर का बूस्टर, फास्ट ट्रैक, न्यू सिलेबस से रिलेटेड सारे के सारे ले सकते हैं। मोreover, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियाज, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैम, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द सेम। Yes, I'm sharing the link with everyone. Give me a minute. Thank you. इसके अलावा आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8600364185, ठीक है। आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कीजिए, पर मैक्सिमम टाइम मैं रिकॉर्डिंग में रहता हूँ तो कॉल का हो सकता है मैं रिप्लाई ना दूं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके रिप्लाईज कर दूंगा। हो सकता है इस स्टैंडर्ड में लेके डाउट हो, आप लोगों ने पूछने में थोड़ा सा झिझके हो या कुछ हो, डोंट वरी, वहां पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहां पे आपके डाउट्स का आपको क्लियर करके दे दूंगा। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब तक के अभी जो हमने देखा, या लीज में और कोई चीज अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसका भी आपको अभी रिप्लाई दे देता हूँ। और कोई चीज स्पेसिफिक जो आप लीज में जानना चाहते हैं, एक बार फिर बताइए। ओके, देखिए मैंने अमेंडमेंट में क्या बताया कि आपका ये जो लीज रेंट है 421 225 पे लीज लाइबिलिटी दिख रहा था। आपकी जो लीज लाइबिलिटी थी वो 421 225 पे दिख रही थी बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, 6th ईयर के बिगनिंग। अब आपने वो 1 लाख को 95,000 कर दिया। मैंने कहा कि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो और डिस्काउंट सिर्फ जून 2021 तक के दिया गया है, ध्यान दीजिए, डिस्काउंट दिया और सिर्फ जून 2021 तक दिया है, और इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है, ना जगह बढ़ाई ना जगह कम की, ना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया ना टाइम ड्यूरेशन कम किया, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी लीज का डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट आपको पीएनएल में चार्ज करना है विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग इन लीज लाइबिलिटी। जैसा अकाउंटिंग चल रहा है वैसा चलने दो, जो डिस्काउंट मिला वो पीएनएल में जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम पुराना 6% से इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो हम 6% से इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करते रहेंगे, 25274, ठीक है। रीपेमेंट 1 लाख रुपए का हो रहा है तो क्लोजिंग हो जाएगा 346499। पेमेंट आप 95 का कर रहे हैं ये मैं जानता हूं, पर मैं माइनस पूरा 1 लाख कर रहा हूं। तो आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया 25274, ठीक है, 25274, और आपने लोन लीज लाइबिलिटी को 1 लाख से कम किया। पेमेंट 95 का ही हुआ है, पेमेंट 95 का ही हुआ है, पर पीएनएल में आपने 5,000 रुपीज चार्ज किए, ठीक है। पीएनएल के अंदर में जो चार्ज किया गया अमाउंट है वो है 5,000 रुपीज, 95 से कैश और 5,000 रुपीज पीएनएल में क्रेडिट, ठीक है। अर्पण जी, आई होप इट इज क्लियर। ओके ओके, चलिए, आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दी गई है, आप वहां से डेमो वीडियोस और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। सो मैम, वी एंड दिस सेशन। Thank you so much, sir. Thank you all the participants. I have shared the link with everyone. The same is shared on the Facebook as well. So if you want to go and check out the courses which sir has on our platform on ASNDS, you can click on the link and you can contact sir as well, as sir has already provided his number. uh, I just request you do not call sir while he's teaching. You can just drop in a WhatsApp if you have any doubts. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Yes ma'am, thank you.